Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC Part 1 की बुक बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हम चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स को जो है वो हमने स्टार्ट किया है। आज इंजाइम्स के इस चैप्टर का हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने इंजाइम्स और इंजाइम्स से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हमने डिस्कस की थी। इंशाल्लाह ताला आज हम इंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपने लेक्चर का आगाज़ करूं, हमेशा की तरह जो मैं बात आपसे कहा करता हूं कि लेक्चर के हवाले से अपनी राय ज़रूर दिया करें, रिस्पॉन्स लाजमी किया करें कि आपको लेक्चर पसंद आया है या लेक्चर के अंदर कोई मज़ीद जो है वो ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो अपनी सजेशंस दिया करें। और इसके साथ साथ इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का, इस व्हाट्सएप ग्रुप बायोलॉजी लवर्स का हिस्सा बनाने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। जितने ज़्यादा लोग इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होंगे, इंशाल्लाह ये सफ़र मज़ीद खूबसूरत होता चला जाएगा। आज का हमारा टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स है, पेज नंबर 38 आपके बुक के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड है बहुत ही खूबसूरत स्लाइड है। इसके अंदर 20 करैक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन 20 करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आगे करैक्टरिस्टिक्स आएंगी वो तकरीबन यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। तो ये आपकी बुक से तो डेफिनेटली नहीं ली गई स्लाइड, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके इस पूरे लेक्चर की ये समरी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजाइम्स क्या हैं? आपने ये पढ़ा है कि इंजाइम्स जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद आपके इल्म में ना हो और ना ही आपको कभी किसी ने बताई होगी कि कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। कुछ आरएनएज भी इंजाइम के तौर पर बिहेव करते हैं। ठीक है जी। मोस्टली इंजाइम्स जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन कुछ आरएनएज भी इंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा, इंजाइम क्या है? इंजाइम बायोकैटलिस्ट है। तो इसलिए जैसे कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाता है, सेम इसी तरह ये इंजाइम्स भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं। तीसरा, इंजाइम स्पीड को किस तरह बढ़ाते हैं? कैटलिस्ट का जो प्रोसेस है वो किस तरह करते हैं? तो वो इंजाइम जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। इसके अगला पॉइंट, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं जो इंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं। इंजाइम उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जी नेक्स्ट, इंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए इंजाइम कोई हाई अमाउंट में नहीं चाहिए होते, बहुत थोड़ी सी अमाउंट भी इंजाइम की किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, कैटालिसिस करने के लिए इनफ होती है। जी नेक्स्ट, enzymes can be recycled or reused. As other catalyst, enzymes can also be recycled or reused. जिस तरह बाकी कैटलिस्ट्स होते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो है वो वापस आ जाते हैं और वो रिसाइकल हो जाते हैं, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इंजाइम भी जो है ये रिसाइकल्ड हो जाते हैं,
और इसको बार बार यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट को क्लियर कर लें, अक्सर स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में यूज़ नहीं होता। एक्चुअली ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि कैटलिस्ट उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ होते हैं मगर कंज्यूम नहीं होते। इस्तेमाल तो होते हैं डेफिनेटली, लेकिन जब रिएक्शन एंड होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो वो कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह एंजाइम्स भी रिसाइकल और रीयूज़ हो सकते हैं। उसके बाद एंजाइम की जो एक्टिविटी है उनको रोकने के लिए कुछ सब्सटेंसेस मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि एंजाइम का ये जो सारा प्रोसेस है ये बड़ा रेगुलेट मैकेनिज़्म है, रेगुलेशन के साथ होता है। इस तरह नहीं है कि एंजाइम खुद ब खुद काम किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है या उनको कोई चलाने वाला नहीं है। ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स के साथ होता है। तो एक्टिवेटर्स के ज़रिए से एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। ओके, इसके बाद है जी, एंजाइम्स आर बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कैटलिस्ट्स। एंजाइम जो है ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एंजाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल के अंदर भी है और सेल से बाहर भी है। डिपेंड करता है कि वो जो केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व हैं वो सेलुलर प्रोसेस है या एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। तो अगर सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन है तो डेफिनेटली एंजाइम सेल के अंदर काम करेंगे, और अगर वो रिएक्शन सेल से बाहर होता है तो एंजाइम सेल से बाहर आके काम करते हैं। उसके बाद जी, एंजाइम को अपने रिएक्शन के लिए कोएंजाइम और कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। कुछ एंजाइम्स तो खुद ब खुद ही काम कर लेते हैं, उन्हें इन नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोस्टली एंजाइम को अपने रिएक्शन के लिए इन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जी डियर स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर बनती है उस अटैचमेंट को, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर एंजाइम सबस्ट्रेट पर वर्क करके उससे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद आ जाता है जी, एक्टिव साइट कंटेन्स लेस हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। एक्टिव साइट क्या है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव साइट एंजाइम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में फुली इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो उसकी सरफेस है, उसकी साइट है, वही केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। एंजाइम मॉलिक्यूल का एक स्मॉल पोर्शन होता है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो उस स्मॉल पोर्शन को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो वो कहते हैं कि एक्टिव साइट जो होती है इनके पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स नहीं होते। डेफिनेटली एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है। एंजाइम्स को भी काम करने के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है। तो इसलिए एंजाइम के पास जो अमाइनो एसिड्स होंगे स्पेसिफिकली एक्टिव साइट पर वो हाइड्रोफोबिक नहीं होंगे बल्कि हाइड्रोफिलिक होंगे, ताकि वो एक्वस मीडियम में रिएक्शन परफॉर्म कर सकें। जी बिल्कुल, आगे चलेंगे। Enzymes are sensitive temperature, pH and substrate concentration। ये वो फैक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं। हमने ये फैक्टर्स 9th क्लास में भी पढ़े हैं। टेम्परेचर है, pH वैल्यू है, और उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो इन की वैल्यूज़ में चेंज आने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है।
और अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, जैसे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए, पीएच वैल्यू बदल जाए, तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स जो है एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं जी। उसके बाद सेकंड लास्ट हमारा जो पॉइंट है, एंजाइम जो है इनकी जो एक्टिव साइट होती है उसमें वो बहुत स्मॉल पोर्शन होता है, उसमें वो कहता है 3 to 12 अमाइनो एसिड्स सिर्फ उसके अंदर होते हैं जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम एंजाइम की बात करें तो एज़ कंपेयर टू ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट आ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। तो इसलिए एंजाइम जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर के से रिलेटेड अगर हम का बात करें, कंपेयर करें, तो एक्टिव साइट बहुत स्मॉल पोर्शन बनता है। नाउ डियर स्टूडेंट, द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, एंजाइम्स आर लार्जर देन सबस्ट्रेट। सिंपल एंड कॉमन कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली जो सबस्ट्रेट होंगे उन्होंने एंजाइम्स के ऊपर आकर अटैच होना होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज एंजाइम्स आर लार्जर देन सबस्ट्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 20 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी attractive points, and you will aware, you will understand very easily about the structure and all the important points of enzyme। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप देख लें, इन पॉइंट्स को अपने रजिस्टर पर नोट करें। इंशाअल्लाह ताला इन पॉइंट्स को समझ लेने के बाद एंजाइम के बारे में समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो हम बिल्कुल आगे चलते हैं जी। अब हम इन सारी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी बुक में इन करैक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या कहा गया है। तो ये 20 करैक्टरिस्टिक्स तो नहीं हैं, लेकिन जो हैं हम इंशाल्लाह उनको 1 by 1 करके पढ़ेंगे और डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। ओके जी चलेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। जी डियर स्टूडेंट्स, ये मैं बात कर चुका कि मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट सम RNAs आर आल्सो एक्ट लाइक एंजाइम। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़े हाई लेवल पर क्वेश्चनिंग के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं बायोलॉजी के, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि कुछ RNAs भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड पॉइंट, एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। यहाँ पे जो उसने यूज्ड अप की बात कही है, अगर यहाँ पे वो कहता है कंज्यूम का वर्ड इस्तेमाल करता तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी बात हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कॉन्सेप्ट जो है उससे गर्ज है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एंजाइम जैसे बाकी कैटालिस्ट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एंजाइम्स भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और यूज़ भी होते हैं, लेकिन एंड ऑफ रिएक्शन पर ये हमें वापस मिल जाते हैं जैसे बाकी कैटालिस्ट मिलते हैं। तो इसलिए एंजाइम्स को बार बार यूज़ किया जा सकता है, एंजाइम्स रिसाइकल हो सकते हैं और इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर होगा जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, Their presence does not affect the nature or properties of end products। डेफिनेटली एंजाइम्स का तो काम ही ये है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इस वजह से एंजाइम की प्रेजेंस जो होती है वो प्रोडक्ट्स पर किसी किस्म का कोई अफेक्ट नहीं करती। नीचे वाली आप दोनों पिक्चर्स देखें, आपको एक तरफ एंजाइम्स की ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर दिखाई गई है, दूसरी तरफ एक ग्राफ के ज़रिए से आपको समझाया गया है कि एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है वो किस कदर तेज़ हो जाती है।
और इसके नीचे जो एक इक्वेशन है उसमें आपको एंजाइम का मैकेनिज़्म दिखाया गया, एंजाइम एक्टिव द मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ये दिखाया गया है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत स्लाइड थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सी चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं। जी आगे चलेंगे हम। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम नहीं चाहिए होते, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम भी इनफ होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। जी पॉइंट नंबर 5, एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये हमने बात 9th क्लास में भी पढ़ी है, आगे भी जाके हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एंजाइम डियर स्टूडेंट, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी 2 हवालों से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, सेकेंड स्पेसिफिक टू केमिकल रिएक्शन। एंजाइम दोनों हवालों से बहुत स्पेसिफिक हैं। एंजाइम के जो सबस्ट्रेट है, जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के लिए है, वह एंजाइम सिर्फ उसी सबस्ट्रेट पर काम करेगा, किसी दूसरे सबस्ट्रेट पर वो वर्क नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप फूड लेते हैं, उस फूड के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, उसके अंदर फैट्स मौजूद हैं, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, जो एंजाइम जिसके लिए है वो उसी पर काम करेगा। जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, उसने प्रोटीन पर वर्क करना है। लाइपेज एंजाइम है, उसने लिपिड्स की ब्रेक डाउन करनी है। अमाइलेज एंजाइम है, उसने जनाब मल्टेज एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है, उसने स्टार्च पे काम करना है। और मेल्टोज एंजाइम जो है, इस मेल्टेज एंजाइम है, इसने मेल्टोज पे काम करना है। तो जो एंजाइम है और उसका जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, एंजाइम ने सिर्फ उसी सबस्ट्रेट पे काम करना है, किसी दूसरे पे काम नहीं करेगा। देखिए नीचे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है कि स्टार्च जो है ये क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए अमाइलेज, तो स्टार्च अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है मेल्टोज में। फिर उस मेल्टोज को तोड़ने के लिए एक और एंजाइम चाहिए मेल्टेज, जो उसकी ब्रेक डाउन करके उसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखें कि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो स्टार्च डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम अलग है, उससे जो प्रोडक्ट बना माल्टोज, उसको तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो अलग है, हालांकि है कार्बोहाइड्रेट्स ही। तो वो डायरेक्ट स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं किया गया, बल्कि दोनों स्टेप्स के लिए अलग अलग एंजाइम जो है वो मौजूद हैं। तो जो मेल्टेज एंजाइम है ये स्टार्च पे काम नहीं करेगा, और जो अमाइलेज एंजाइम है ये मेल्टोज पे काम नहीं करेगा। तो स्पेसिफिसिटी आप इन दोनों इक्वेशंस के ज़रिए से समझ सकते हैं कि एंजाइम अपने वर्क में कितने ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, एक तो सबस्ट्रेट के लिहाज से और दूसरा रिएक्शन के लिहाज से। डियर स्टूडेंट, जिस रिएक्शन में जो सा एंजाइम इन्वॉल्व होना है या जिस एंजाइम ने काम करना है जिस रिएक्शन में, वो एंजाइम उसी रिएक्शन में ही यूज़ होगा, वो दूसरे रिएक्शन में यूज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझ सकें कि एंजाइम अपने काम के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, रिएक्शन के लिहाज से भी और सबस्ट्रेट के लिहाज से भी। ओके, आगे हम चलते हैं जी। दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये बात हम कर चुके हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। तो इनके अंदर चेंजेस अगर आ जाए, इन फैक्टर्स में चेंज आ जाए, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है।
तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो डियर स्टूडेंट आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। उसमें टेम्परेचर है, पीएच वैल्यू है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो ये एंजाइम्स जो हैं इनकी एक्टिविटी पर ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, पीएच वैल्यू चेंज हो जाए या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। और अगर एक्सट्रीम चेंजेस आ जाएं तो एंजाइम डीनेचर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम बिल्कुल ही वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं। जी आगे चलेंगे। हमने ये बात कल भी पढ़ी है और आज भी हम शुरू में ये बात कर चुके हैं कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोफैक्टर्स या को एंजाइम की ज़रूरत होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। ये जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये एंजाइम उनको यूज़ करता है अपने रिएक्शन के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और लास्ट पॉइंट है कि एंजाइम जो है ये रिएक्शन कैसे स्पीड अप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हम बात बार बार कर चुके हैं कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम है। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को तेज़ कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एंजाइम्स की ये करैक्टरिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। जी लास्ट में हमारे पास एक और स्लाइड है, इसमें भी आप ये एक्टिविटी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद हैं। ऑलमोस्ट वही बातें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं और उन्हीं बातों को एक समराइज्ड फॉर्म के अंदर जो है वो आपके सामने पेश किया गया है। इससे पहले जो फर्स्ट स्लाइड आपने पढ़ी थी उसमें भी समरी है और बेहतरीन स्लाइड थी, 20 उसमें करैक्टरिस्टिक्स थी और यहाँ पर भी ये करैक्टरिस्टिक्स आपके सामने मौजूद हैं जो समराइज़ करके आपको दिखाया जा रहा है। तो इन सारी करैक्टरिस्टिक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, याद कर लेना है। ओके हम आगे चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम की तरफ है। आज का लेक्चर शॉर्ट सा था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था और बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ाते हुए। तो हर लेक्चर के इख्तिताम पे जिससे आपको पता है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने MCQs की स्लाइड मौजूद है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इनको आप अपनी बुक पे नोट करें। किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना हुआ है, ध्यान से सुना है या बुक से ध्यान से पढ़ा है तो ये MCQs आपके लिए बहुत आसान है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो जी। इसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में आया है। डिफाइन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर की डेफिनेशन करेंगे आप। डिफरेंशिएट बिटवीन कोफैक्टर एंड एक्टिवेटर, ये भी हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम, डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हमने इसको डिस्कस किया है और कल भी हमने पढ़ा है। तो आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करें। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे कल के लेक्चर के अंदर जो है वो शामिल थे। डिफरेंशिएट बिटवीन कोएंजाइम एंड एंजाइम, व्हाट इज़ NAD, ये हमने पढ़ा था कि ये जो है एक को फैक्टर होता है, ठीक है जी। कोएंजाइम है जो को फैक्टर है, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद राइट द 4 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, और ये लास्ट में 4 करैक्टरिस्टिक्स जो है वो पूछी गई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में आए हैं, बार बार इनको पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मार्क करें और अच्छे से इनको तैयार करें। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर यहीं पर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इस हवाले से कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं,
शाम के वक्त जब ग्रुप की प्राइवेसी ख़त्म की जाती है तो ग्रुप के अंदर भी आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा वही बात जो मैंने शुरू में कही है कि आपका रिस्पॉन्स हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। अपना रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें कि आपने लेक्चर सुना है तो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया या आप इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी चाहते हैं, तो वो भी आप हमें अपनी प्रीशियस सजेशंस लाजमी दिया करें। ठीक हो गया, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके ग्रुप के साथ ज्वाइन करवाएं। जो आपको लिंक दिया जाता है उस लिंक को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों को इस ग्रुप के अंदर आप ऐड करवाएं। ठीक है जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे, आप हमेशा खुश रहें। मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।